जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे। कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक चार्ज है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक चार्ज है, ये Q1 है प्लस Q1, और एक दूसरा चार्ज है। सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, ये भी है, मान लेते हैं प्लस Q2। अगर मैं Q2 को इसके पास लेकर जाता हूँ Q1 के, तो हम ये जानते हैं कि दो सिमिलर अगर चार्जेज हैं ऐसे, तो इसके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो रिपल्सन का फोर्स है। किसका फोर्स है? रिपल्सन का फोर्स है। और अगर डिसिमिलर चार्जेज हैं तो हम ये जान रहे हैं कि इनके बीच में अब जो फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या है? वो अट्रैक्शन का फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन का फोर्स है। तो सिमिलर चार्जेज में रिपल्सन और डिसिमिलर चार्जेज में अट्रैक्शन का फोर्स होता है। और अगर यहाँ पर दोनों चार्जेज को हमने सिमिलर लिया है, इनका नेचर सेम है, तो ये चार्ज इस चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं कहूँ कि ये A है और ये B है, तो B पर लग रहा है किसकी वजह से? A पर। कैसा फोर्स है? रिपल्सन का। फिर भी मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में लेकर आता हूँ, इस डायरेक्शन में लेकर आता हूँ, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज के अगेंस्ट लगे हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा? इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा, तभी ये चार्ज इसकी ओर मूव कर सकता है, अदरवाइज मूव नहीं कर सकता है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इस चार्ज को मुझे परमानेंटली यहीं पर रखना है, इसी पॉइंट पर रखना है, इसी पॉइंट पर रखना है, मान लो इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे परमानेंटली इसी पॉइंट पर इसको रखना है, तो कंटिन्यूसली एक एक्सटर्नल फोर्स हमको यहीं पर लगाना होगा, इसी फोर्स के जस्ट इक्वल कंटिन्यूसली इसी पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही ये फोर्स हटा लेंगे, जैसे ये फोर्स हटा लेंगे, फिर से ये पॉइंट चार्ज इधर मूव करने लगेगा, ऐसे मूव करने लगेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी भी एक चार्ज के रीजन में दूसरे चार्ज को अगर हमें प्लेस्ड करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, या अंदर लेकर आना है, रीजन के अंदर लेकर आना है या जाना है, तो हमेशा एक वर्क करना पड़ रहा है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही वर्क हमें जो करना पड़ रहा है, यही वर्क हम क्या कह रहे हैं कि दिस वर्क इज stored in the form of potential energy यही ऑफ द सिस्टम। यही वर्क हम क्या हो रहा है? ऑफ द सिस्टम। यही वर्क जो स्टोर हो रहा है सिस्टम के अंदर, यही पोटेंशियल एनर्जी को लेकर आता है। यानी कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। आप ये बात समझ में आ गई होगी ये बात। आप जैसे ही छोड़ते हो, जैसे ही आप इस चार्ज को यहाँ पर जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, वो एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही आप हटाते हो, इसी एनर्जी की वजह से ये चार्ज इधर की ओर भागेगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस में? काइनेटिक एनर्जी में। यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और क्यों काइनेटिक एनर्जी में ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कि जब हमने इसको रोक रखा था तो इसके अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा था, अपने आप नहीं रुक रहा था, और जैसे ही हमने छोड़ा तो यही पोटेंशियल एनर्जी, जितना यहाँ रोकने के लिए हमने फोर्स लगाया था या वर्क किया था, यही वर्क यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। यही वर्क काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम दो चार्जेज लेते हैं और वो दोनों चार्जेज अनलाइक होते हैं, मान लो एक चार्ज हमने लिया है +Q और एक चार्ज हमने लिया है -Q। हमने क्या लिया है? -Q। दो चार्जेज हमने लिया है। अब अगर इन दोनों चार्जेज के बीच में हमें वर्क करना हो, यानी कि वर्क वुड बी डन बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें यहाँ पर कौन सा फोर्स देखने को मिल रहा है? अट्रैक्शन का फोर्स देखने को मिल रहा है। तो वुड बी डन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पर है मूविंग चार्ज के लिए, अगर हम देख रहे हैं, दोनों मूविंग चार्ज के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए आएगी, इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से बात हमारी बन गई। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि हम
पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने चल रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन भी हम लोग कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए अगर एक्सप्रेशन लेना हो तो क्या करेंगे? तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक चार्ज है जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इसके रीजन के अंदर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है कैपिटल ए, और कोई दूसरा पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल बी। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है सपोज कर लेते हैं डी एक्स, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स है, और ये जो ए पॉइंट का डिस्टेंस है इस सोर्स चार्ज से वो R1 है, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सपोज कर लेते हैं वो कितना है, R2 है, R2 है। आर्बिट्रेरी कहीं पर, यहीं कहीं पर बीच में हो या कहीं पर भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं जिस पॉइंट का नाम है P, और इससे ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, x है। हम यहाँ पर कोई एक टेस्ट पॉइंट चार्ज अगर रखें, आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर हो, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में कहीं पर भी है, तो हम इस सोर्स चार्ज की वजह से देखेंगे कि इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो कितना लगेगा, Q और E, इतना फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि मतलब बिल्कुल अभी फ्रॉम द ओ बी, तो ओ बी की ओ ए से बाहर की ओर लगेगा, ओ ए से बाहर करें क्योंकि बीच में पॉइंट है ये, तो हम किधर देखेंगे, अभी फ्रॉम द ओ ए, ठीक है, अभी फ्रॉम ओ ए लिखो, द हटाओ यहाँ से, ओ ए, इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम पी पॉइंट पर नहीं रखना चाह रहे हैं, हम इस चार्ज को अगर यहाँ पर एज्यूम करें तो यहाँ से ए तक लाना चाह रहे हैं, अगर पी पर ही एज्यूम करें तो पी से ए तक लाना चाह रहे हैं, ए से किसी और पॉइंट पर भी तो हम ला सकते हैं, और पॉइंट पर भी तो ला सकते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ सकता है। तो अगर इसको इस साइड में लेकर आना है, इस साइड में लेकर आना है, तो जनरली तो ऐसे आएगा नहीं, आपको करना क्या होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना होगा, और वो फोर्स आपका कैसा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड में इक्वल क्यों लेना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि कोई भी एक्सीलरेशन ना हो पाए, यहाँ पर कोई भी एक्सीलरेशन ना हो पाए, क्योंकि हम ये सारा काम किस में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एक्सीलरेट नहीं कर सकता है, चार्ज एक्सीलरेट कर नहीं सकता है, ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए। तो चार्ज एक्सीलरेट नहीं कर सकता है, सारे फार्मूले इसी एजम्पशन पर बनेंगे, तो हम कुछ इधर लेकर आ रहे हैं। तो एफ एक्सटर्नल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस क्यू ई के इक्वल हो जाएगा, क्यू ई के इक्वल हो जाएगा। तो हम देखें कि ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू नॉट, वर्क डन क्या देखना है हमको, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एफ हो जाएगा और डॉट हो जाएगा डी एक्स वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी एक्स मान रखा है, तो डी एक्स करना पड़ जाएगा हमको, ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इतना करना पड़ जाएगा। एफ की अगर हम वैल्यू रख दें तो माइनस कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा और डॉट हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, डॉट कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और डी डब्ल्यू यहाँ से हो जाएगा। एक बात ये बताना बेटे कि अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इनके बीच का एंगल आप बता सकते हो कितना होगा, तो डी एक्स ये हो जाएगा और कॉस 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा, यानी कि माइनस क्यू ई और डी एक्स और कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगा, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्यू ई और डी एक्स मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपको देखो आपने क्या देखा कि ए से बी तक डी एक्स डिस्टेंस लेकर आए हैं, तो इतना वर्क डन करना पड़ गया डी डब्ल्यू,
अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाना हो हमको तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इन टेकिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। हम ऐसा यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ बी टू ए न लिखें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम न लिखकर यहाँ पर डी एक्स लिखें, ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज डी एक्स डिस्टेंस, ठीक है, टेस्ट ब्रिंगिंग डी एक्स, ठीक है, अपना सही कर लेना, करेक्ट कर लेना आप उसको। तो हम W इज इक्वल टू कितना वर्क डन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, आर बी से लेकर आ रहे हैं कहाँ तक, ए तक लेकर आ रहे हैं। आर बी माना है कि क्या पॉइंट हमने माना है, हाँ ठीक है, बी से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, ए तक लेकर आ रहे हैं। तो आर बी वाले डिस्टेंस को हमने R2 माना है और आर ए वाले डिस्टेंस को हमने R1 माना है, ठीक है। देख लो आप, देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस आर बी को हमने R2 माना है और आर ए को हमने ए तक के, मतलब ये आर ए का मतलब O से ए तक के डिस्टेंस को R1 माना है। तो हमने कहाँ से कहाँ तक लिया है कि R2 से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं, R2 से लेकर कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, आर ए तक लेकर आ रहे हैं और DW हो गई है। तो W इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, R2 R, देखो यहाँ पर R हमने ए ही लिख दिया, R1 हो जाएगा, R1 और DW की वैल्यू हो जाएगी QE और DX हो जाएगा। वैल्यू को सॉल्व कर लो बेटे, बस सॉल्व हो जाएगा। Q यहाँ पर बाहर आ जाएगा, R2 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, EDX हो जाएगा। P पॉइंट पर अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो 1/4πε0 और Q/x² हो जाएगा। देख लो यहाँ Q/ इसको हमने x माना है तो x² हो जाएगा। तो E की वैल्यू अगर आप रखते हो तो Q इंटू R1 से R2 तक और 1/4πε0 और Q, और देखो किसको लेकर आ रहे हो आप, टेस्ट पॉइंट चार्ज Q0 को लेकर आ रहे हो तो यहाँ Q0 इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा आपको, Q0 यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, Q0 को लेकर आ रहे हो आप तो Q0 है ये हर जगह पर Q0 करो आप इसको, Q0 करो आप इसको, Q0 करो आप इसको, और Q/ ये हो जाएगा x और ये x² और dx। अब आप इसको सॉल्व करो तो W इज इक्वल टू Q0 हो जाएगा और इंटू 1/Q भी लिख लो, 4πε0 हो जाएगा और 1/x² और dx R1 और R2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो Q1 और Q1 नहीं बल्कि Q0/4πε0, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/x आ जाएगा और R1 और R2 करो हो जाएगा। W इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू ये माइनस में आ जाएगा और माइनस में देखो बेटे माइनस की कहीं गड़बड़, अच्छा ये देखो माइनस की गड़बड़ी यहाँ हो गई। कन्वेंशनली यहाँ पर हमने क्या रख लिया था, देखो हमने यहाँ पर रख लिया था DW इज इक्वल टू एक्सटर्नल, देखो ये गड़बड़ी हो गई। हमने क्या माना था कि F एक्सटर्नल FE के इक्वल हो गया है तो यहाँ पर F एक्सटर्नल रख लिया था। तो dx देखो अब F एक्सटर्नल के बीच में हमको फोर्स देखना है और dx के बीच में, तो F एक्सटर्नल भी इसी डायरेक्शन में लगा और dx भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, dx डिस्प्लेसमेंट भी हम इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है। और हमने बाई डिफ़ॉल्ट गलती से, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 180 रख दिया तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1। ये इस डेरिवेशन में देख लेना, थोड़ा सा ये साइन कन्वेंशन को लेके प्रॉब्लम हो गया, देख लो आप, फिर से मैं समझा देता हूँ इस बात को कि हमने ये माना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का डायरेक्शन है और एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के जस्ट अपोजिट हमारा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, इक्वल है बट अपोजिट है तो हमने यहाँ पर माइनस ले लिया। अब अगर W की वैल्यू देखें तो F एक्सटर्नल डॉट dx होता है और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो E एक्सटर्नल ये कितना हो जाएगा, E एक्सटर्नल और dx और cos थीटा हो जाएगा और यहाँ से F एक्सटर्नल और dx और cos, देखो ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन dx और E एक्सटर्नल का है, dx और E एक्सटर्नल के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर हमने यही लिखा है, देखो थोड़ा सा डेरिवेशन में माइनस का यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, उसी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं।
तो ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस क्यू ई डी एक्स हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ भी डी एक्स डी डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू की जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस के साथ रखेंगे, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ चला आ रहा है, ये माइनस यहाँ चला आ रहा है। यहाँ देखो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट हो जाएगा, और 1 अपान पहले अपर लिमिट R2 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट R1 रखेंगे। कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इस डेरिवेशन में गड़बड़ी पर गड़बड़ी ही हो रही है। देखो R1 से R2 था, लिमिट R1 से R2 था, तो लिमिट में गड़बड़ी कहीं हुई है। लिमिट में गड़बड़ी कहाँ हुई है ये देखना है हमको। R2 से R1 लेकर आ रहे थे, R2 से R1, ये यहाँ भी सही है, R2 से R1 ये देखो गड़बड़ी यहाँ हो गई। देखो R2 से R1 लेकर आ रहे हैं ना बेटे, R2 से R1 लेकर आ रहे हैं। देखो R2 से R1 लेकर आ रहे हैं, ये लिमिट में भी गड़बड़ी हो गई। इस डेरिवेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कई जगह कॉम्प्लिकेशन हो गया, लेकिन हम लोग रिजॉल्व कर ले रहे हैं। तो R2 से R1 लेकर आ रहे हैं, तो R2 से R1, तो पहले लिमिट हमारी R1 रहेगी, फिर R2 हो जाएगी, और फिर यहाँ पर R1 से R2 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हुआ, बट डोंट माइंड, हम इसको तो W इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 यहाँ पर सॉल्व हो गया। यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको थोड़ा सा ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखो क्यू क्यू नॉट, देखो थोड़ा सा मैं इसको रिजॉल्व करने की और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ। 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट और क्यू क्यू नॉट अपान R1 लिख सकते हैं। 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान R2 लिख सकते हैं। आप ज़रा गौर करके देखो कि ये कहाँ का वर्क डन है, ये वर्क डन कहाँ का है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ का है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट का है ये, और ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट का है। देख लो आप, R1 की कौन सी डिस्टेंस आपने मान रखा है, ये R1 यही तो डिस्टेंस ए का मान रखा है ना आपने। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट पर मिल गया आपको। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि दिस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली, ये चीज़ है यहाँ पर। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था हमारे पास, और ये आर पॉइंट है, जो कि किसी आर पॉइंट पर, ऐसे लिखो आर पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जो इसके फील्ड के अंदर है, और किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पकड़ कर लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से पकड़ कर लेकर आ रहे हैं इस पॉइंट तक। तो अगर ऐसे केस में हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ गया तो कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए अगर हमको कैलकुलेट करना पड़ गया, तो हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं कहाँ तक, आर डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी है तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ही। तो फोर्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ले लो, और डॉट आप डिस्टेंस ले लो dl, जो भी आप डिस्टेंस लेना चाहो dl जनरल एक्सप्रेशन है, आप इसको इन्फिनिटी कर लेना। और मान लो ये डिस्टेंस r है, तो r a b c d जो भी डिस्टेंस होगा, x y z जो भी आप डिस्टेंस ले सकते हो वो ले लेना आप। और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आप लिख लेना क्यू नॉट इंटू ई, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और dl यानी कि यहाँ पर r लिया है तो dr कर लो इसको आप। ठीक है, dr कर लो आप, ये जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा। और अब इसको आप रिजॉल्व करोगे ना, तो रिजॉल्व करके ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट और इंटू आर आ जाएगा। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन भी देखा होगा ऐसे, 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट और क्यू नॉट अपान आर। इस टर्म में भी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का फार्मूला आपने देखा होगा, कब के लिए, जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया गया, और जब किसी दो पॉइंट के बीच में लाया जाता है तो डायरेक्टली इस तरीके से वर्क डन का फार्मूला आ जाता है। ठीक है बेटे, एक बात और बता दें कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, या इलेक्ट्रिक हम बात कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल पॉइंट डिपेंडेंट होता है। और जो चीज़ पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है,
किसी चार्ज को ए से बी इस रास्ते से लेकर आए, एक रास्ते से ये लेकर आए, एक रास्ते से ये लेकर आए, तो भले ही पाथ 1 2 3 अलग अलग लेंथ के हैं, लेकिन हम अगर ए से बी और बी से ए सेम पॉइंट पर आए हुए हैं तो याद रखना कि इसमें जो किया गया वर्क डन है, इसमें जो किया गया वर्क डन है, इसमें जो किया गया वर्क डन है, यानी कि WA WB WC वो सेम होगा। तो भले ही इसका पाथ कुछ भी हो, पाथ भी कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्क डन सेम ही होगा। क्योंकि जो ये वर्क डन है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये पॉइंट डिपेंडेंट होता है ना कि पाथ डिपेंडेंट होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रेफरेंस में जो चीज़ें आती हैं वो एक कंजर्वेटिव नेचर में होती हैं, या हम ऐसे कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये बात भी आप याद रखना, कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये सब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने इसमें किया है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।